हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ लीकेज करंट। डेरिवेशन ऑफ लीकेज करंट या एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ कलेक्टर करंट भी कह सकते हैं। इसका एक डेरिवेशन है एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ कलेक्टर करंट। ठीक है, तो अभी चलिए इसको मैं डिस्कस करता हूँ। बेसिकली मुझे ये ट्रांजिस्टर में ही उसी टाइम बता देना चाहिए था, तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था, इस वजह से मैं इसको बता नहीं पाया। तो मैं उसको अब डिस्कस करने चल रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये कोई ट्रांजिस्टर है। ये देखिए, ये कोई ट्रांजिस्टर है। ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप लोगों को पूरा आइडिया हो चुका है। ये मान लीजिए ये कोई ट्रांजिस्टर है। ये जंक्शन मैंने J1 ले लिया, ये जंक्शन J1 ले लिया, और ये जंक्शन मैंने J2 ले लिया। ठीक है, ये जंक्शन J1 ले लिया, ये जंक्शन मैं J2 ले लिया। फिर इसके बाद मैं इसमें ये N प्लस रीजन ले लिया, मतलब एमीटर, और ये आपका बेस, और ये आपका कलेक्टर। ठीक है, और इसमें दो डिप्लेशन लेयर मैंने क्रिएट कर दिया। एक डिप्लेशन लेयर देखिए यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और ये जंक्शन J1 बन गया मेरा, और एक डिप्लेशन लेयर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। थोड़ा सा ये डिप्लेशन लेयर में ज़्यादा दिखाऊंगा, क्योंकि P की भी डोपिंग बहुत कम है और N की मॉडरेट डोपिंग है, तो यहाँ पे जंक्शन ये ज़्यादा डिप्लेशन लेयर बनाएगा। ये J1 हो गया और ये J2 हो गया। डोपिंग पे ही डिप्लेशन विड्थ डिपेंड करती है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट में लगा दिया बेसिकली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया एमीटर टर्मिनल। ये आपका एमीटर टर्मिनल हो गया, और इधर एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया बेसिकली एमीटर करंट के लिए। ये आपका ये बन गया आपका कलेक्टर टर्मिनल। फिर इसके बाद ये यहाँ पे एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया मैं। यहाँ पे एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट ये लगा दिया। ये आपका बन गया बेस टर्मिनल। बेस टर्मिनल। ठीक है, अब हमें आगे क्या हमने बताया कि आप लोगों को बताएं, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एमीटर एंड बेस जंक्शन को हमें किस में रखना है, फॉरवर्ड बायस में रखना है। तो ये एमीटर टर्मिनल को हमें फॉरवर्ड बायस में, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे इससे कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, ये बेस से इसको ले जाके इससे कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस बैटरी को मैंने कह दिया BBE। ठीक है, सिमिलरली कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को मुझे रिवर्स बायस में रखना है। तो रिवर्स बायस में रखने के लिए पी को मैंने नेगेटिव से, सॉरी, पी को मैंने किससे कर दिया, पी को मैंने कर दिया नेगेटिव से, और एन को किससे कर दिया, पॉजिटिव से। तो ये आपका बेस लेके आया। इनके बीच में मैं देखिए क्या किया, एन को मैंने पॉजिटिव से कर दिया क्रिएट, और यहाँ पे नेगेटिव से कर दिया। बेसिकली आपको मैं पहले ही बता दिया गया कि जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर में आप कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को जीरो बायस या रिवर्स बायस में रखना है। तो जीरो बायस का मतलब आप कोई सप्लाई ना दे। ठीक है, और इसके बाद रिवर्स बायस का मतलब आप कुछ वोल्टेज दे दें। ठीक है, इससे क्या होगा, वहां पे जो आपका बैटरी एब्जॉर्बेशन की, वो आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है,
तो दो जंक्शन हो गया, दो जंक्शन को आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ अलग से। देखिए रेड कलर का अगर न दिख रहा हो तो ये देखिए एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये हो गया। ये आपका जेवन जंक्शन जो है, ये जेवन जंक्शन को बोला गया एमीटर एंड बेस जंक्शन। एमीटर एंड बेस जंक्शन। बेसिकली अगर जो मैं ट्रांजिस्टर बनाया हूँ इसी को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये देखो इस जो ट्रांजिस्टर का मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाया हूँ इसी को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, क्योंकि बेस इनपुट एंड आउटपुट दोनों में कॉमन है। देखिए इधर भी बेस है और इधर भी बेस है, तो इनपुट एंड आउटपुट दोनों में कॉमन बेस है, तो इसलिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इसको बोल सकते हो। जो पहले सबसे पहले मैं एक्सप्लेन किया था बेसिकली वो क्या था, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। ये हो गया कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हुआ, कॉमन एमिटर जंक्शन हो गया, सॉरी कॉमन बेस J2 जंक्शन है, कॉमन बेस जंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसी को आप कॉमन एमिटर कह दीजिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो, या मैं एक सिंपल ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ, उस ट्रांजिस्टर से भी डिस्कस कर सकते हो। सेम उसी तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, आइए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आप लोगों को बता दिया कि एन में बहुत हाईली डॉप्ड रीजन है। एन बहुत हाईली डॉप्ड रीजन की वजह से एन में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ से ये आपका मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन गया इधर, यहाँ से देखिए मान लीजिए ये भी इलेक्ट्रॉन गया इधर, फिर इसके बाद ये भी इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर मान लीजिए ये भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एन में बहुत मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का मैं मूवमेंट दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको फॉरवर्ड बायस में रखा हूँ, तो फॉरवर्ड बायस की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए। फिर मैं एक दूसरा कलर ले रहा हूँ, दूसरे कलर से ये दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए होल है, कुछ पी से होल जो है इस रीजन में आएंगे, कुछ ये एच फॉर होल और ई फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ये पी रीजन है, पी रीजन में अब होगा क्या, तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन ये गए तो पी की डोपिंग बहुत कम है, पी की डोपिंग बहुत कम है। और इधर देखिए ये आपका यहाँ पे एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है जंक्शन J2 पे, क्योंकि जंक्शन J2 क्या रखे हो, रिवर्स बायस में रखे हो। जंक्शन J2 किस में रखे हो, रिवर्स बायस में रखे हो। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, होल आए, तो इनके बीच में एक करंट फ्लो करी, तो ये करंट का डायरेक्शन जो है ये देखिए ये डायरेक्शन आ जाएगा, जिसको कहा गया एमीटर करंट बोला गया। तो ये टू चार्ज कैरियर के कारण है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्लस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। ठीक है, सिमिलरली अब देखिए जब ये जंक्शन पी लेयर पे जंक्शन J2 का, ये देखिए जंक्शन J2 का ये है आपका वाल, इस वाल पे जो ही ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे और ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस मैं बना ही दे रहा हूं, मैं बनाना नहीं चाहता था कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, देखने में समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बना दे रहा हूं कि ये देखिए नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, मान लीजिए इधर भी नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे जंक्शन J2 में, जंक्शन J2 में जाएगा देखिए, तो ये पी रीजन में जो ही इंजेक्ट होगा ये इलेक्ट्रॉन, तुरंत ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को सक करके ये सीधे एन रीजन में यहाँ पे भेज देगी, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन को ये भेज देगी, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पॉजिटिव बैटरी क्या करेगी, अपने में एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करती रहेगी, जब कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करती रहेगी तो इसमें इधर करंट फ्लो करेगी, कौन करंट होगी, आईसी। तो जो आईसी है टू चार्ज कैरियर के कारण होगी। क्यों, एक तो जो एमीटर से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होके मेजॉरिटी चार्ज अब जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, साथ में ये प्लस टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल की वजह से इस एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से, माइनॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एन रीजन में, क्योंकि एन रीजन में अगर इसको रिवर्स बायस में रखो
तो देखो रिवर्स बायस की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो होने में डिप्लेशन लेयर दिक्कत कर रही, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि ये देखिए पी में माइनॉरिटी चार्ज आप क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो और ये इलेक्ट्रॉन्स को आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड सक करके इधर भेज देगी और यहाँ पे ये मूव कर जाएंगे। और एन में क्या है, होल है। तो होल को क्या करेगी, यहाँ पे देखिए ये आपको होल है, तो इसको सक करके ये पी रीजन में भेज देगी। तो इस तरह से हो एन में होल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों चार्ज कैरियर के कारण, दोनों चार्ज कैरियर के कारण ये कलेक्टर करंट फ्लो होती रहेगी और ये बार बार ये बैटरी एब्जॉर्ब करती रहेगी। और जैसे जैसे यहाँ पे जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाओगे उतने नंबर आप एन प्लस रीजन से इलेक्ट्रॉन ये पी रीजन में जाएंगे। पी रीजन में जाएंगे तो पी रीजन की डोपिंग बहुत कम है, विड्थ बहुत कम है, डोपिंग बहुत कम होने की वजह से ये डिप्लेशन लेयर इस पे जाएंगे। फिर इसके बाद इसमें ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सक करके एन रीजन में भेज देगा। एन रीजन में मतलब कलेक्टर रीजन में, कलेक्टर रीजन इसको क्या करेगा, इस बैटरी लगी है पॉजिटिव बैटरी, ये अपने पे ऑब्जर्व कर लेगी। इस तरह से करंट फ्लो करती रहेगी। अब रह गई बात कि जब इसमें एन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो सक करके इसमें कलेक्टर साइड में चले जा रहे हैं। मान लीजिए दो चार इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन हो जा रहे हैं। जब दो चार होल रिकम्बाइन हो जा रहे हैं तो यहाँ होल की डिफिशियंसी हो जा रही है। जब होल की डिफिशियंसी हो जा रही है तो ये होल यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है। इस होल प्रोवाइड करने की वजह से यहाँ पे ये करंट फ्लो करेगी जिसको बेस करंट कहते हैं, जो कि वेरी स्मॉल करंट होगी, वेरी स्मॉल करंट होगी। क्लियर माइंड, ये बहुत ही स्मॉल होगी जिसको बेस करंट कहते हैं। तो आप देखिए कि चाहे आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो, ये कॉमन बेस समझ सकते हो, एक तरह से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हो। इसका भी एक्सप्लेनेशन यही है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का भी यही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कॉमन, ठीक है, यही एक्सप्लेन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहाँ पे एक चीज तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, आई बी प्लस क्या हो जाएगा, आई सी हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो सभी के लिए वैलिड है, सभी चार्ज कैरियर के लिए वैलिड है। अगर मैं बात करूं कि इसमें करंट गेन की बात करूं, करंट गेन क्या होगा, तो ये देखिए करंट गेन की मैं बात करूंगा, करंट गेन, तो इस करंट गेन को अल्फा बोला जाएगा। क्यों अल्फा बोला जाएगा बता सकता है कोई? क्योंकि बेस कॉमन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के करंट गेन को अल्फा बोलते हैं। अल्फा क्या होता है, आउटपुट करंट देखिए, कॉन्फ़िगरेशन में अभी अलग से पूरा डिटेलिंग करूंगा, इसको मत समझ लीजिएगा। बेसिकली इसमें मुझे बताना पड़ रहा है ये चीजें, इसलिए मैं यहाँ पे हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनपुट करंट, तो ये हो गया आपका आउटपुट करंट क्या है आपके पास, आईसी है। इनपुट करंट क्या है, आईई। अब ओबियस सी बात है, तुम जानते हो आई की वैल्यू आई बी से क्या होगी, ज्यादा, आई सी से क्या होगी, ज्यादा। तो इसलिए अल्फा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हमेशा अल्फा इज लेस देन वन ही होगा अगर प्रैक्टिकल की बात किया जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे मैं अभी डिस्कस करता हूं। अभी तो मैं ये बताया अल्फा इक्वल टू आई सी बाई आई हो गया। अब देखो, मैं तुम लोगों को बताया कि जो आईसी करंट है ये टू चार्ज कैरियर के कारण है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण प्लस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से आप लोग नेक्स्ट पेज पे देखिए। जो मेरी आईसी करंट है, आईसी जो करंट है ये टू चार्ज कैरियर के कारण है। आईसी मेजॉरिटी, आईसी मेजॉरिटी प्लस आईसी क्या है, माइनॉरिटी। तो आईसी जो मेजॉरिटी है ये तो आपको सिंपल यहाँ से दिख जाएगा, जो आईसी है ये हो जाएगा अल्फा इंटू आई ई, ये तो मेजॉरिटी के कारण हो गया। प्लस इसमें ये करंट बोला जाता है, आईसी माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे आईसीबीओ। आईसीबीओ, इसका मीनिंग क्या है, एक एक चीज समझो। आईसीबीओ को कहते हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आईसीबीओ, कलेक्टर टू बेस, कलेक्टर टू बेस
when when emitter is open circuit, when emitter is open, when emitter terminal is open, यहाँ पे ये इसको हटा दीजिए, when emitter टर्मिनल इज ओपन, ये देखिए इसका मीनिंग ये है। ओपन का मतलब है जो डायोड आप लोग पढ़ते थे, डायोड में एक रिवर्स सेचुरेशन करंट होती थी, आप लोग इससे फैमिलियर होंगे। डायोड में एक रिवर्स सेचुरेशन करंट होती थी, तो उसी करंट को यहाँ पे आईसीबीओ लिखा गया है, क्योंकि थ्री टर्मिनल है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल। देखो जब डायोड है, डायोड में दो ही पॉसिबल है, या तो फॉरवर्ड बायस में हो गया या तो रिवर्स बायस में हो गया। अब तीन टर्मिनल हो गया, एमीटर टर्मिनल हो गया, बेस टर्मिनल हो गया, कलेक्टर टर्मिनल। तो बहुत कन्फ्यूगरे बहुत टाइप्स पॉसिबल हो सकता है कि एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखिए, कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखिए, फिर एमीटर एंड बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखिए, कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखिए। इस तरह से बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो सकते हैं। बहुत टाइप्स के इनपुट वोल्टेज के हिसाब से बहुत सारे करंट वोल्टेज पॉसिबिलिटी है। लेकिन डायोड में एक ही थी, तो उसमें हमने उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कर दी है। तो इसमें जो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि अगर एमीटर को ओपन कर दोगे, एमीटर को ओपन कर दोगे तो एमीटर से कोई भी मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होके पी रीजन में नहीं जाएंगे। जब पी रीजन में नहीं जाएंगे तो वो आपका कलेक्टर एंड बेस जंक्शन के बीच का जो वोल्टेज है, यह देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ मैं ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एमीटर को ओपन कर दिया जाए, इस एमीटर को मैं अगर ओपन कर देता हूँ, एमीटर को ओपन कर दूंगा तो यहाँ से कोई भी, यहाँ से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होके ये पी रीजन में जा रहे थे, फिर यही शक करके ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये कलेक्टर रीजन में भेज रहा था, ये स्टॉप हो जाएगा। जब ये स्टॉप हो जाएगा तो कलेक्टर एंड बेस जंक्शन रिवर्स बायस में सिंपल रहेगा, और रिवर्स बायस में केवल किस चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो करती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो उस करंट का जो पाथ होगा, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उस करंट का पाथ होगा, मैं इस कलर से शो कर रहा हूँ। उस करंट का पाथ होगा, ये देखिए इस कलर से, उस करंट का पाथ होगा इस तरह से, ये देखिए ये शो कर रहा है आईसीबीओ। इसका मीनिंग ये है, कलेक्टर टू बेस when emitter are open circuit, collector to base when emitter are open circuit, ये हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे शो भी कर दे रहा हूँ। ये देखिए, अगर मैं ट्रांजिस्टर बना दिया, यहाँ पे एक मैंने ट्रांजिस्टर ले लिया, तो ये देखिए ये मीटर टर्मिनल हो गया, ये आपका बेस टर्मिनल, ये आपका बेस टर्मिनल, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल। तो ये आपका एमीटर टर्मिनल हो गया। तो यहाँ से ये देखिए, इसको मैंने ओपन सर्किट कर दिया, इसको ओपन सर्किट कर दिया, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। ये आपका बेस टर्मिनल हो गया, ये क्या हुआ, बेस टर्मिनल हो गया। और यहाँ पे इसको मैंने रिवर्स बायस में किया, फॉरवर्ड बायस में किया था, लेकिन मैं ऑलरेडी एमीटर को क्या कर दिया, ओपन कर दिया हूँ, इसको ओपन सर्किट दिखा दिया, और इसको मैं रिवर्स बायस में रखा हूँ। रिवर्स बायस का मतलब, मैं इसको देखिए यहाँ पॉजिटिव से यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये वोल्टेज हो गया वीसीबी, और कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को मैंने किस में कर दिया, रिवर्स बायस में कर दिया। तो रिवर्स बायस में कर दिया, तो वही चीज मैं शो कर रहा हूं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये करंट क्या हो जाएगी, आई ई क्या हो जाएगी, जीरो, ओपन सर्किट। ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये वोल्टेज हो गया बीबीई, ठीक है, बीबीई हो गया। और ये आपका क्या हुआ, बेस टर्मिनल था, और ये आपका क्या था, कलेक्टर टर्मिनल था, ये भी कलेक्टर टर्मिनल है। तो ये देखिए, इनके बीच में जो करंट फ्लो करेगी, इस तरह से मैं ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये करंट फ्लो होने का पाथ हो जाएगा, और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट कहलाएगी, जिसको आईसीबीओ से रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्टर टू बेस व्हेन एमीटर आर ओपन सर्किट। ठीक है। तो वही सेम चीज मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ कि आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा आई प्लस आईसीबीओ। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आईसी है,
ये क्या हो गया, अल्फा आई ई प्लस क्या हो गया, आईसीबीओ। ये तो पूरा हो गया टोटल मेन करंट आईसीबी। बट वी नो दैट बट वी नो दैट but we know that but we know that but we know that हम जानते हैं कि आई ई इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी। इसमें पुट कर दीजिए, आई सी इक्वल टू अल्फा आई बी प्लस आई सी प्लस क्या हो जाएगा, आई सी बी ओ। ठीक है, यहां से देखिए आ जाएगा 1 - अल्फा आई सी इक्वल टू अल्फा आई बी प्लस ये हो जाएगा आई सी बी ओ। तो यहाँ से आई सी इक्वल टू आ जाएगा अल्फा डिवाइड बाई 1 - अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओ डिवाइड बाई 1 - अल्फा। ये रिलेशन आ गया। आई सी का एग्जैक्ट करंट ये होगी, इसमें सब कुछ इंक्लूड है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्लस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, सब कुछ इंक्लूड हमने कर दिया। अगर मैं इसको बीटा के टर्म में बात करूं, बीटा के टर्म में ये हो जाएगा आई सी इक्वल टू, ये देखिए क्या हो जाएगा, बीटा इंटू आई बी, और ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, आई सी बी ओ। बीटा प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, आई सी बी ओ। बीटा प्लस 1 इंटू आई सी बी ओ। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर मैं इसको गामा के टर्म में भी लिखना चाहूं तो आई सी इक्वल टू आ जाएगा गामा -1 आई बी प्लस ये हो जाएगा गामा आई सी बी ओ, जिसमें आपको आई सी बी ओ के बारे में पता है। अब इसमें एक चीज मैं और कंसीडर करना चाह रहा हूं, क्या कंसीडर कर रहा हूं, इफ, ये देखिए, इफ अगर आई बी जीरो हो जाए, आई बी को अगर मैं जीरो कर दूंगा तो यहां से देखिए अब जो करंट फ्लो करेगी, फिर से मुझे ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाना पड़ेगा, फिर से मुझे इक्वेशन दिखाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये ट्रांजिस्टर ले लिया, और ये आपका ये मीटर हो गया, ये आपका बेस टर्मिनल हो गया। बेस टर्मिनल को मैंने ओपन कर दिया, तो यहाँ ओपन दिखा दिया मैंने, ये बेस टर्मिनल था, ये बेस टर्मिनल था, ये भी बेस टर्मिनल था, इधर भी ये बेस टर्मिनल था। ठीक है, इसको मैं आपका रखा हूँ फॉरवर्ड बायस में, ये नेगेटिव से कनेक्ट किया था, और इसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया था, और ये नेगेटिव पॉजिटिव इस वोल्टेज को मैंने कहा था बी बी ई वोल्टेज, और ये टर्मिनल आपका मैंने क्या कहा था, ई टर्मिनल है। और यहाँ से ये देखिए, ये आपका सी टर्मिनल था, ये सी टर्मिनल था, और यहाँ पे मैंने इसको रिवर्स बायस में रखा था, तो ये आपका पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से कनेक्ट किया था, और ये वोल्टेज को मैंने कह दिया था वीसीबी वोल्टेज। ठीक है, तो मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि इस करंट को देखो, ये अगर मैं आई बी जीरो कर दिया, आई बी जीरो हो गया, ये देखिए बेस ओपन कर दिया, बेस ओपन कर दिया मैं, तो आप देखिए जो यहाँ से कलेक्टर से करंट फ्लो हो रही थी, ये देखिए ये आपका एमीटर करंट थी, ये एमीटर करंट थी, और ये कलेक्टर करंट थी आईसी। अब इस करंट का पाथ ये हो जाएगा, ये देखिए इस करंट का पाथ, अब ये आपका करंट का पाथ हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, तो इस करंट का पाथ ये हो जाएगा, और इस करंट को अब कहते हैं आई सी ई ओ, कलेक्टर टू एमीटर व्हेन बेस आर ओपन सर्किट। ये देखिए
क्योंकि ये कलेक्टर फ्लो होने के लिए ये आपका इधर का वोल्टेज वीसीबी का वोल्टेज आप इससे ज्यादा दिए हो तो इस तरह से करंट फ्लो होगी। तो वही चीज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि इफ आई बी इक्वल टू जीरो देन, इफ आई बी इक्वल टू जीरो तो देन क्या होगा, जो हमारा आई सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई सी ई ओ, आई सी ई ओ। तो यहां से आ जाएगा आई सी ई ओ इक्वल टू हो जाएगा आई सी बी ओ डिवाइड बाई वन माइनस अल्फा, एक रिलेशन आ जाएगा, अल्फा से रिलेटेड एक रिलेशन ही आ गया। ठीक है। दूसरा रिलेशन ये आ जाएगा कि जो हमारा आई सी ई ओ है ये क्या कहलाएगा, आई सी बी ओ डिवाइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं बीटा के टर्म में बात करूं तो ये हो जाएगा बीटा प्लस वन, ये दूसरा रिलेशन ही आ जाएगा। तीसरा रिलेशन अगर मैं गामा के टर्म में बात करूं तो आई सी ई ओ इक्वल टू आ जाएगा गामा आई सी बी ओ। ठीक है। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि ये देखिए, जब कभी भी डेरिवेशन ऑफ लीकेज करंट कहे तो ये देखिए ये डेरिवेशन ऑफ लीकेज करंट है आईसीबीओ एंड आईसीओ। और ये ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्योंकि आप लोगों को अभी मैं बताया बीटा की वैल्यू होता है आई सी बाई क्या होता है, आई बी। आई बी बहुत स्मॉल होता है तो इसलिए बीटा की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन क्या होगी, वन होगी। फिर इसके बाद गामा इक्वल टू होता है वन प्लस बीटा। तो अगर बीटा लार्ज है वन से तो ये गामा की भी वैल्यू क्या होगी, वन से बड़ी होगी। क्लियर। और ये देखिए ये होता है बीटा, तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर दैट हमारा आई जो सीईओ है, आई सी ओ इज ग्रेटर देन क्या होगा, हमेशा आई सी बी ओ। आई सी बी ओ से आई सी ई ओ क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कभी कभी एग्जाम में कहता है कि प्रूव दैट आई सी ई ओ इक्वल टू आई सी बी ओ। मैं ये कैसे बता दिया कि बीटा इक्वल टू आई सी बाई आई बी, बीटा ग्रेटर देन वन होगा, क्योंकि आई बी इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, माइक्रो एम्पियर नैनो एम्पियर में है। क्लियर। तो और आईसी मिली एम्पियर में है प्रैक्टिकली। तो बीटा इज वेरी लार्ज, बीटा की वैल्यू आपका प्रैक्टिकली होता है 49 से लेके 300 तक, 49 से लेके 300 तक, तो वेरी लार्ज है। इसलिए गामा भी लार्ज होगा। तो आप यहाँ से जो रिलेशन निकाले यहाँ से आप इन तीनों को कंक्लूड कर सकते हो कि जो हमारा आईसीईओ है वो आईसीबीओ से क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। अब आओ ध्यान दो और आगे आते हैं। मैं तुम लोगों को अभी बताया एक चीज और यहाँ से सुन लो इसके, मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं तुम लोगों को। देखो अभी हमने बताया कि इसमें तो लीकेज करंट का डेरिवेशन हमने कर दिया। और एक चीज देखो, एक चीज और यहां से ऑब्जर्व करो, जब कलेक्टर एंड बेस जंक्शन की बात हो रही है, अगर कलेक्टर एंड बेस जंक्शन आप बढ़ाते जाओगे, वोल्टेज ये वीसीबी की वैल्यू बढ़ाते जाओ, ये देखो ये वोल्टेज की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते जाओ, इस वैल्यू की, इस वोल्टेज की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो जे टू जंक्शन की डिप्लेशन विड्थ बढ़ती जाएगी, J2 जंक्शन की डिप्लेशन विड्थ बढ़ती जाएगी। जब J2 जंक्शन की डिप्लेशन विड्थ बढ़ती जाएगी तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे पूरा जो P रीजन है वो डिप्लेटेड हो जाएगा, डिप्लीटेड हो जाएगा। तो डिप्लेटेड हो जाएगा तो पूरा ये आपका कोई भी इनपुट से कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी आउटपुट की तरफ। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब पूरा डिप्लीटेड हो जाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका ये कलेक्टर रीजन में नहीं आएगा, ट्रांजिशन एक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ट्रांजिशन एक्शन स्टॉप हो जाएगा, ट्रांजिशन एक्शन स्टॉप हो जाएगा तो इस फेनामेना को कहते हैं पंच थ्रो फेनामेना। इस फेनामेना को क्या बोलते हैं, पंच थ्रो फेनामेना। और इस इफेक्ट को बोलते हैं अर्ली इफेक्ट, इस इफेक्ट को बोलते हैं अर्ली इफेक्ट।
तो वो जो वोल्टेज होता है वो वीसीबी की वैल्यू मैं लिख देता हूं प्रैक्टिकली। वो वीसीबी की वैल्यू ये देखो, मैंने बताया इसी को कि जब आप क्या करो, वीसीबी वीसीबी कलेक्टर एंड बेस वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाओगे, कलेक्टर एंड बेस वोल्टेज इंक्रीज कर जाओगे, तो जो पी रीजन की डिप्लेशन विड्थ है, ठीक है, तो आपका पी रीजन की ये डिप्लेशन मैं लिख रहा हूं, डिप्लेशन विड्थ, डिप्लेशन विड्थ जो है ये किसकी, पी रीजन की, पी रीजन की डिप्लेशन विड्थ है, ये भी इंक्रीज होती जाएगी, ये भी इंक्रीज होगी। जब ये इंक्रीज होगी तो इफेक्टिव पी रीजन देखिए, तो पी रीजन के मैं बता रहा हूं, यहाँ पे तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, चलो ठीक है, इतना डिटेल तो नहीं तुम्हारे में रिक्वायरमेंट थी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। ये देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, केवल थोड़ा सा मैं बड़ा बना के यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये देखिए, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये देखिए, अगर ट्रांजिस्टर की मैं बात करूं तो ये तो आपका पहला हो गया जंक्शन, ये आपका दूसरा जंक्शन हो गया, दूसरा जंक्शन हो गया, ये दूसरा जंक्शन हो गया, दूसरा जंक्शन हो गया। तो ये देखिए क्या है कि पहले जंक्शन में मैंने कह दिया कि मान लीजिए ये डिप्लेशन विड्थ आई है, ये देखिए ये डिप्लेशन विड्थ थी, ये जंक्शन J1 की बात कर रहा हूं मैं, और ये देखिए ये आपका दूसरे जंक्शन की डिप्लेशन विड्थ में बना रहा हूं, ये J2 जंक्शन की, J2 जंक्शन की मैं डिप्लेशन विड्थ बनाया, और ये आपका क्या है, N प्लस रीजन है, ये आपका P रीजन है, और ये आपका क्या है, N रीजन, ये आपका एमीटर टर्मिनल है, ये क्या है, एमीटर है, ये आपका एमीटर है, ये आपका क्या है, कलेक्टर टर्मिनल है, और ये क्या है, आपका बेस टर्मिनल है। तो आपको हल्का सा मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो विड्थ है, ये देखो, ये डिप्लेशन WB, तो आपका इफेक्टिव बेस विड्थ ये है। अब देखिए, जैसे जैसे आप रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाओगे, तो ये देखिए ये आपका इंक्रीज करती जाएगी, ये देखिए ये इंक्रीज करती जाएगी, ये इंक्रीज करती जाएगी, ये विड्थ। तो ये आपका वही मैं चीज बता रहा हूं कि जब डब्ल्यू बी इक्वल टू, और ये आपका कर दीजिए डब्ल्यू बी डैश प्लस ये आपका डी मान लीजिए, डी क्या ये है, ठीक है, तो एक टाइम पे ये डी की वैल्यू ये जो बची हुई डिप्लेशन विड्थ है, डब्ल्यू बी क्या है, पूरी डिप्लेशन विड्थ थी, पी का रीजन, और इसके बाद डब्ल्यू बी डैश का इफेक्टिव डिप्ले, और ये जो कि जब इसको रिवर्स बायस में करने तो ये आप इसकी वैल्यू बढ़ते जाओगे, जब ये बढ़ते जाओगे और ये आपका डिप्लेशन विड्थ क्या होगी, कम होती जाएगी। तो जब डब्ल्यू बी जो है और स्मॉल डी के इक्वल हो जाएगी, तो ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, डिप्लीटेड हो जाएगा। जब पूरा रीजन डिप्लीटेड हो जाएगा तो इनपुट से कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर रीजन में नहीं आएगा, जब कलेक्टर रीजन में नहीं आएगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पंच थ्रो फिनोमेना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पंच थ्रो फिनोमेना, और इस इफेक्ट को बोलते हैं अर्ली इफेक्ट, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, अर्ली इफेक्ट। और ये जो वीसीबी की वैल्यू होती है, वीसीबी की वैल्यू होती है, ये होती है 45 वोल्ट, प्रैक्टिकली वीसीबी की वैल्यू जो होती है 45 वोल्ट, 45 वोल्ट पे हमारा ये पंच थ्रो फिनोमेना हो जाएगा, पूरा डिप्लेटेड हो जाएगा, ट्रांजिस्टर एक्शन स्टॉप हो जाएगा, ट्रांजिस्टर एक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो इसको अर्ली इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको पंच थ्रो फिनोमेना, इसका एक और इसका नाम है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, इसका नाम है, इसका इसी को कहते हैं बेस विड्थ, इसी को बोलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये सारे नाम है, मैंने बता दिया, थोड़ा इतना डिटेल की रिक्वायरमेंट फर्स्ट ईयर में नहीं थी, फिर भी लेकिन मैंने बता दिया कि जैसे जैसे अगर कलेक्टर एंड बेस का रिवर्स बायस वोल्टेज है, वीसीबी की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे,
VCB की वैल्यू जैसे जैसे आप लोग इंक्रीज करोगे, तो VCB की वैल्यू मैंने बताया था, देखिए कि VCB कलेक्टर टू बेस है, इसको जैसे जैसे आप लोग इंक्रीज करोगे तो इफेक्टिव बेस विड्थ आपका क्या होगा। ये WB क्या है, ये पूरा P की विड्थ है। WB डैश क्या है, इफेक्टिव बेस विड्थ है। और ये D क्या है, ये वाली है, ये देखिए ये D इसकी तरफ है, ये D जो कलेक्टर रीजन में डिप्लेशन विड्थ है वो D है। और ये जो बची हुई है ये इसको WB डैश बोलते हैं, और जो टोटल है वो WB है, क्लियर, बेस विड्थ। तो जैसे जैसे VCB बढ़ाओगे तो मेरा D की वैल्यू इंक्रीज होगी, D की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब D की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, इफेक्टिव बेस विड्थ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इफेक्टिव बेस विड्थ डिक्रीज होगी, इफेक्टिव बेस विड्थ डिक्रीज होगी एट पर्टिकुलर एक वोल्टेज पे, जो हमारा WB और ये क्या हो जाएगा D, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये बताइए पूरा ये तो डिप्लेटेड हो जाएगा, पूरा डिप्लेटेड हो जाएगा, तो हमारा करंट फ्लो मतलब ट्रांजिस्टर एक्शन स्टॉप हो जाएगा। इस फेनामिना को हम बोलते हैं पंच थ्रो फेनामिना, और इस इफेक्ट को बोलते हैं अर्ली इफेक्ट, ठीक है। इस इफेक्ट को बोलते हैं अर्ली इफेक्ट, और इसी को बोलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, कलेक्टर एंड बेस का वोल्टेज आप जैसे इंक्रीज कर रहे हैं उसी के कारण हमारी बेस की विड्थ इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं विड्थ बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब इसी में मैं और आगे तुम लोगों को बता देता हूं, इसमें और चीजें बता देता हूं, क्या बता देता हूं, डेरिवेशन ऑफ लीकेज करना। अब देखिए आपको एक चीज और बताइए, ट्रांजिस्टर में थ्री टर्मिनल है, थ्री टर्मिनल है, तो थ्री टर्मिनल में कलेक्टर एमीटर एंड बेस है, तो इनके बीच में सप्लाई वोल्टेज है, थ्री करंट भी हो गई, थ्री करंट है। ट्रांजिस्टर में थ्री टर्मिनल है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आगे, हमारे ट्रांजिस्टर में थ्री टर्मिनल है, ट्रांजिस्टर में हमारे पास थ्री टर्मिनल है, कौन कौन सा, एक देखिए तीन करंट हो गई, IC, IB एंड आपका क्या होगा IE, ये तीन करंट है, ये करंट है। तीन वोल्टेज भी पॉसिबल होंगे, VC, VB एंड VE, ये वोल्टेज हो गए। और देखिए थ्री टर्मिनल है, कलेक्टर बेस एंड एमीटर, थ्री टर्मिनल है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वोल्टेज करंट हम लगा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखिए, फिर कलेक्टर एमीटर एंड बेस को रिवर्स बायस में रखिए तो क्या बनेगा, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं, हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आगे मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा J1 जंक्शन, क्या लिखा J1 जंक्शन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने J2 जंक्शन। J1 जंक्शन, J2 जंक्शन में J1 को मैंने कह दिया एमीटर एंड बेस जंक्शन, आप लोग इससे फैमिलियर है, एमीटर एंड बेस जंक्शन ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। इसको लिख दिया कलेक्टर एंड बेस जंक्शन, कलेक्टर एंड बेस जंक्शन, इससे आप लोग फैमिलियर है। ये देखिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको बना दे रहा हूँ, ये आप लोगों को कभी कभी ये पूछा जाता है। तो ये मीटर एंड बेस जंक्शन हो गया, फिर कलेक्टर एंड बेस जंक्शन हो गया, फिर यहाँ ऑपरेशन ऑफ रीजन ऑफ ऑपरेशन, रीजन ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे आप लिखिए रीजन ऑफ ऑपरेशन, रीजन ऑफ ऑपरेशन, लास्ट वाले में हम लिखेंगे एप्लीकेशन, लास्ट वाले में हमने लिखा एप्लीकेशन, लास्ट वाले में हमने क्या लिखा एप्लीकेशन।
क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आइए डिस्कस करते हैं। क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये जंक्शन ए है जीवन। अगर मान लीजिए इसको मैं रिवर्स बायस रख दूं और इसको भी रिवर्स बायस रख दूं, तो ओरिजिन ऑपरेशन इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। क्या बोलते हैं? कट ऑफ मोड में चला जाएगा। मोड ऑफ ऑपरेशन लिखना चाहिए था, रीजन ऑफ ऑपरेशन नहीं, मोड ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे डाल दीजिए मोड ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे लिखिए मोड ऑफ ऑपरेशन। तो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। इस टाइम पे ये ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। क्या ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा? ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ऑफ स्विच या ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मैं लिख देता हूं, ओपन सीकेटी का मतलब सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि इनपुट अगर रिवर्स बायस में है तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, आउटपुट भी रिवर्स बायस में है तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा फॉरवर्ड बायस एंड फॉरवर्ड बायस। अगर दोनों जंक्शन मैं फॉरवर्ड बायस में रख दूं, दोनों जंक्शन अगर मैं फॉरवर्ड बायस में रखूंगा तो ये सेचुरेशन रीजन में वर्क करता है। सेचुरेशन रीजन, सेचुरेशन रीजन उसको बोलते हैं सेचुरेशन रीजन। सेचुरेशन में चला जाता है। उस टाइम पे हमारा जो ट्रांजिस्टर है, उस टाइम पे जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये बिहेव करता है ऑन स्विच। ठीक है, ऑन स्विच बिहेव करता है, या ओपन सर्किट कहिए या शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगर आइडियल समझा जाए तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है आपका, इसको जंक्शन J1 को हमने फॉरवर्ड बायस में कर दिया, इसको रिवर्स बायस में कर दिया। इसको फॉरवर्ड बायस में कर दिया, इसको रिवर्स बायस में। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्टिव रीजन। फॉरवर्ड एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन इसमें हमारा जो ट्रांजिस्टर है एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। इसका एप्लीकेशन क्या है? एम्पलीफायर की तरह। वेरी सबसे ज़्यादा यूजफुल हमारा हमारे लिए यही है कि हमारा ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। इस रीजन को हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। इसीलिए एमीटर एंड बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को किसमें रखते हैं? रिवर्स बायस में। ठीक है, लास्ट है देखिए कि अगर मैं इसको रिवर्स बायस में कर दूं, इसको फॉरवर्ड बायस में कर दूं, इसको क्या कर दूं? फॉरवर्ड बायस में कर दूं। अगर मैं इसको रिवर्स बायस में कर दूं और इसको फॉरवर्ड बायस में कर दूं तो देखिए क्या होगा। इसको बोलते हैं इनवर्स एक्टिव मोड। क्या बोलते हैं? इनवर्स एक्टिव मोड। इनवर्स एक्टिव मोड इस टाइम पे यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं। ठीक है, तो ये केवल आपका मैथमेटिकली सोच है, दिमाग की इमेजिनेशन है, लेकिन ये कभी प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है। तो बेसिकली तीन ही यूज होते हैं, दोनों रिवर्स बायस में रहेंगे। जंक्शन J1 अगर रिवर्स बायस में है, जंक्शन J2 रिवर्स बायस में, तो कट ऑफ रीजन में तो ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। और जब फॉरवर्ड बायस में एक है, दूसरा भी फॉरवर्ड बायस में, सैचुरेशन रीजन की तरह वर्क करेगा। फिर इसके बाद एक फॉरवर्ड में, दूसरा रिवर्स बायस में है तो फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में वर्क करेगा, एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। एक रिवर्स बायस में, एक फॉरवर्ड में, इसको इनवर्स एक्टिव रीजन कहते हैं, इनवर्स एक्टिव मोड बोलते हैं, इनवर्स एक्टिव रीजन बोलते हैं। इसमें कोई भी ट्रांजिस्टर का कोई एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये देखिए, अगर
एमीटर एंड बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में करोगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें नहीं जाएगा। इसको भी रिवर्स में ओपन सर्किट करोगे तो आईसी करंट, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो कट ऑफ मोड में वो चला जाएगा। अगर देखिए बीबी को अगर इसको फॉरवर्ड बायस में भी कर दो, इसको भी फॉरवर्ड बायस में कर दोगे, फॉरवर्ड बायस में जब इसको करोगे तो इसमें करंट फ्लो करेगी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जाके सैचुरेट हो जाएगी करंट। क्लियर? तो ये आपका फॉरवर्ड मोड में हो गया। अगर इसको फॉरवर्ड बायस में करो, इसको रिवर्स बायस में, तब हमारा प्रॉपर एम्पलीफिकेशन की तरह वर्क करेगा, और उसको एक्टिव रीजन बोलते हैं या लीनियर रीजन बोलते हैं। क्लियर? वही हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है।